नमस्कार दोस्तों, न्यूज तक के मंच पर आपका स्वागत है। भारतीय राजनीति में एक ऐसा नाम है जिसके बिना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र पूरा नहीं होता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारत के शिल्पकार, संविधान के निर्माता और सामाजिक न्याय के सबसे बड़े प्रतीक। हमारे देश में दक्षिण पंथ से लेकर वाम पंथ तक हर विचारधारा आज अंबेडकर के साथ अपनी नजदीकी दिखाना चाहती है, उन पर अपना दावा ठोकना चाहती है। होड़ लगी हुई है इस बात पर, लेकिन इन दावों और नारों के बीच अंबेडकरवाद की असली राजनीति कहां खड़ी है, ये सोचने की बात है। आज मंच पर हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो उस महान विरासत के न केवल उत्तराधिकारी हैं, बल्कि महाराष्ट्र की जमीनी राजनीति में वंचितों की आवाज को अपने अंदाज में बुलंद कर रहे हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एडवोकेट और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आभारी आपका स्वागत के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जब बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ तब आप बहुत छोटे थे, लेकिन आज की राजनीति में जब संविधान में बदलाव, आरक्षण पे खतरा, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ये शब्द घर से निकलते ही या बल्कि घर के अंदर बैठे हुए भी कानों के अंदर हर शख्स के गूंज रहे हैं, इनके बीच में आप बाबा साहब को कैसे याद करते हैं? वो होते तो क्या दिशा देते इस राजनीतिक हालात को? देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब उनको स्वागत समारोह के लिए बुलाया गया था, तब उन्होंने एक बात रखी थी और उन्होंने ये कहा था कि इस देश में 2 कानून चल रहे हैं। हुँ, एक कानून जो है वो संविधान के माध्यम से चल रहा है हुँ, और दूसरा कानून जो है वो मनुवाद के सिस्टम से चल रहा है। और मनुवाद के सिस्टम को चलाने के लिए कुछ संगठन आगे आ रहे हैं और उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि ये 2 मार्ग ऐसे हैं कि कभी मिलने वाले नहीं है। एक दक्षिण की तरफ जाता है तो एक उत्तर की तरफ चले जाता है। बोले इस देश के नागरिकों को, सिटीजन्स को तय करना होगा वो उनमें से कौन से रास्ते पर उनको चलना है, मनुवाद के कानून के व्यवस्था से या संविधान की व्यवस्था से। आज मैं समझता हूँ कि इस विषय पर जो उन्होंने रखा था, हुँ। आज आखिरी पन्ना जो है उसका हम लोग पहुँच गए हैं और अब ये देखना है कि संविधानवादी हावी होते हैं या मनुवादी हावी होता है। ये मेरे ख्याल से वक्त ही इसका जवाब देगा और उस पर मेरे ख्याल से निर्भर है कि इस देश में शांति रहेगी या अशांति रहेगी। आपने बात की संविधान की। सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव बड़े ज़ोरदार तरीके से पुश किया जाता है कि संविधान के निर्माण में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भूमिका ओवररेटेड है। बीएन राव जो है वो असली संविधान निर्माता थे, अनसंग हीरो हैं। उनके एक 1953 के भाषण का हवाला दिया जाता है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं संविधान जला देता। आप इसे क्या हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शन मानते हैं? सोशल मीडिया का की उपज मानते हैं? आपकी क्या रिएक्शन होती है इस पर जब आप ये देखते हैं? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से इसका जवाब भी बाबा साहब ने दिया था। उन्होंने ये कहा था कि हमने मंदिर बनाया और मंदिर की मूर्ति लगने के पहले ही उस पे रावण जाके बैठा है। उसमें शैतान आ जाए, हाँ। अब रावण जाके बैठा है तो उसने कहा कि भैया संविधान कितना भी अच्छा हो, चलाने वाला अगर गलत हो तो नतीजा उसका गलत होगा। तो जवाब तो उन्होंने ही दे दिया था कि भैया मूर्ति लगाने के पहले पहले ही रावण बैठा है, उसको जब तक आप निकालते नहीं तब तक ये व्यवस्था जो है ये सही ढंग से चलेगी नहीं। और इसलिए उन्होंने कहा कि अगर जिस तरह से उसके बाद में फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी कमीशन बैठा, उसके बाद में फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो कमीशंस बैठे, उन्होंने ये कहा कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग देश निर्माण करने में लगे हैं। उन्होंने यही कहा कि हम जो है खुशामदीद करने में लगे हुए हैं और इसलिए जो
एक भाईचारे की फीलिंग जो है एक एक राज्य से दूसरे राज्य में आना चाहिए, उसका अभाव मुझे दिखाई देता है। और इसलिए उन्होंने कहा कि भैया आगे का जो पीरियड है, काल है, वो देश के लिए खतरे का काल है, ऐसा उन्होंने कहा है। किससे खतरा? अपने ही लोगों से खतरा है, उन्होंने कहा था। कौन अपने लोग? देखिए, उनका एक स्टेट कमीशन जो था, मेरे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट कमीशन जो था, उसको उन्होंने जो मेमोरेंडम दिया था, क्योंकि वो बीमार थे इसलिए खुद विटनेस करके गए थे, साक्षी करके गए नहीं, तो उन्होंने उसमें ये कहा था कि दाई कस्ट इंडिया दाई शैल नेवर बी यूनाइटेड। और उसके बाद उन्होंने जो है वो कारण देके कहा कि जिन चीज़ों को हम लोग ने ख़त्म करना चाहिए, उनको ख़त्म ना करते हुए या रिप्लेसमेंट ना करते हुए हम लोग उनको उजागर करने जा रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि लैंग्वेज ये एक पावरफुल मीडिया है कि जिससे एक नेशनैलिटी डेवलप हो सकती है, और बोले वक्त नहीं लगता कि किसी नेशनैलिटी को नेशन में डेवलप करने में। अगर लैंग्वेज का आधार लेकर अगर हम लोग स्टेट्स बना रहे हैं, तो एक और समस्या हम लोग खड़ी कर रहे हैं। तो कई उदाहरण उन्होंने उसमें से दिए कि जिसको मर्जर होना चाहिए, जिसको उसकी ताकत कम होनी चाहिए, उसको ना करते हुए हम लोग ने जो है वो लेटेंट लोगों की एनर्जी जो है उसको उजागर करने की कोशिश की, और वही वो कहते थे कि ये एक सबसे बड़ा खतरा है, ऐसा मैं मानता हूँ। और आज भी मैं ये देख रहा हूँ कि नॉर्थ वर्सेस साउथ, ये काफ़ी बड़ा झगड़ा जब लगेगा, तब मेरे ख्याल से डिलिमिटेशन कमीशन अगर बैठा है तब। क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन में ये दिखाई देता है कि सदर्न स्टेट की पॉपुलेशन कम हो चुकी है और नॉर्दर्न स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्लियामेंट्री सीट में जो है वो सदर्न स्टेट को हिस्सा कम मिलेगा और नॉर्दर्न स्टेट को हिस्सा ज़्यादा मिलेगा। द सेम विल वही परिस्थिति जो है नॉर्थ ईस्टर्न की होगी कि जिन्होंने फैमिली प्लानिंग अपने स्टेट में अच्छे तरीके से लागू किया, उनको एक तरीके से ये पनिशमेंट है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। सर, एक बार फिर मैं आता हूँ उस जो हमने अभी तक बातचीत की कि एक और मसला है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और आरएसएस के रिश्तों को लेकर दो धाराएं चलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उनकी आपसी सहमति थी, वो एक दूसरे का सम्मान करते थे उन मुद्दों पर। कुछ लोग कहते हैं कि उनमें पक्का वैचारिक टकराव था। कैसे देखें इसको? देखिए, मैं कहूँगा पूरा वैचारिक टकराव है। हम्म। इंसान एक दूसरे की इंसान की जो है वो कदर करता है, उसको सम्मान देता है, वो एक अलग बात है। वो ह्यूमैनिटी का रिश्ता है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ जी। लेकिन जब विचारों की बात आती है तो मैं समझता हूँ कि एक नॉर्थ की तरफ है, दूसरे साउथ की तरफ है। आरएसएस मनुवादी है और बाबा साहब जो है वो समतावादी है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो साथ में नहीं चल सकती है, ये उन्होंने खुद कहा है। तो इसलिए ये जो अभी आरएसएस के पास अपना कोई इतिहास नहीं है, सोशल मूवमेंट का इतिहास भी नहीं है, पॉलिटिकल मूवमेंट का भी इतिहास नहीं है, और इस देश के अंदर तिलक से लेके या नौरोजी भाई से लेके तिलक से लेके महात्मा गांधी तक जो स्वतंत्र आंदोलन हुआ है, उनमें भी उनका कोई रोल नहीं है। हालांकि उनका रोल उसके खिलाफ का रोल है। इसलिए अभी वो हिस्टोरिकल फिगर्स जो है, उन हिस्टोरिकल फिगर्स को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा रिश्ता उनके साथ में है। ये तमाम बातें अभी आरएसएस की तरफ से प्रचार और प्रसार किए जा रहा है। तो ये बात आप बीजेपी के लिए भी कहेंगे? बीजेपी उस वक्त थी नहीं। नहीं, आज की तारीख में तो बीजेपी अंबेडकर के साथ अंबेडकर को लेकर बहुत नज़दीकी दिखाती है, अंबेडकर के ऊपर दावा ठोकती है। वो कहती है कि अंबेडकर सामाजिक न्याय की राजनीति से लेकर तमाम बातों पर अंबेडकर के नज़दीक खड़े होते दिखना चाहती है बीजेपी। देखिए, उनकी सबसे बड़ी समस्या जो है वो इकोनॉमिक समस्या है।
हम्म। मैं इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ रुपी जो है, उस प्रॉब्लम ऑफ रुपी पे लेके बाबा साहब ने कहा था कि भैया फॉरेन करेंसी के साथ में हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए। इसको ना उस वक्त नेहरू जी डिफ़ाइन कर पाए, ना नेहरू जी ने बाबा साहब को उस वक्त डिफ़ाइन करने की कोशिश की। और अभी जो है वो फ़िलहाल की जो बीजेपी की गवर्नमेंट जो है, वो ये इंडियन करेंसी एंड फॉरेन करेंसी का रिलेशन कैसा होना चाहिए, इस पर इनकी कोई विचारधारा ही नहीं है। और इसलिए डॉलर जो है वो गिरते जा रहा है अगेंस्ट रुपी, ऐसी मतलब रुपी गिरते जा रहा है डॉलर के खिलाफ, और इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है उसको रुकाने के लिए। रही सोशल बात की जो है जी। आरएसएस कभी रिजर्वेशन के साथ में नहीं है। अब ये दोनों बातें जो है ये अहम बातें होने जा रही है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। फाइनली आदमी ही सिटीजन ही डिसाइड करेंगे कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो उस टकराव में जो है वो अपने आप को बचाने की कोशिश आरएसएस कर रहा है बाबा साहब की शील्ड लेके, ऐसा मैं मानता हूँ। ओके, चलिए आज की राजनीति की थोड़ी बात करते हैं कि जैसा मैंने अपनी भूमिका में कहा कि शायद देश में सबसे ज़्यादा जो विचारधारा राजनीतिक पार्टियों में हमें फैली हुई नज़र आती है वो अम्बेडकरवाद की राजनीति है। देश के हर कोने में जाकर हम वो देख सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र जो उनकी अपनी ज़मीन थी, वहाँ ये पॉलिटिक्स सत्ता के मुकाम तक क्यों नहीं पहुँच पाई? कांशीराम, मायावती 4 बार सीएम हो गई उत्तर प्रदेश में, अंबेडकर की विचारधारा को अपनी राजनीति बनाकर। आखिर महाराष्ट्र में दलित नेतृत्व जो है, आपकी भी बात कर ली जाए, किंग मेकर तो फिर भी बनना चाहते हैं, चुनावों में नजर आता है, लेकिन क्यों ऐसा है कि कभी किंग बनने की स्थिति में नहीं आ पाए? देखिए, देश में 2 स्टेट्स है, गुजरात और महाराष्ट्र, कि जहाँ आपने देखा होगा कि रिजर्वेशन जो है एससी को 9.5% स्टेट लेवल पे है। तो इससे ही आपको अंदाज़ा होगा कि जो एससी की पॉपुलेशन जो है राजनीति का बेस है वो 9% है। और ये 9% के बेस को लेते हुए आप राजनीति नहीं कर सकते हो, आप सोशल रिफॉर्म कर सकते हो। और इसलिए महाराष्ट्र जो है वो सोशल रिफॉर्म की भूमिका बन चुकी है। और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट है, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट है, या पंजाब से ऐसे स्टेट है कि जहाँ एससी की पॉपुलेशन बड़ी पैमाने पे है, वहाँ सत्ता की राजनीति दिखाई देती है। और इसलिए जिन स्टेटों का नाम लिया वहाँ पर मेरे हिसाब से जो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है ये 22% से कम नहीं है। आपको जीतने के लिए 10% की ज़रूरत है। तो वो 10% की अगर जुगाड़ आपने कर ली तो आप सत्ता में आ सकते हो। और ये जुगाड़ मेरे ख्याल से कांशीराम के पहले बीपी मौर्य जो थे उन्होंने की थी चरण सिंह के साथ में बैठ के 1965-66। ये पहली उत्तर प्रदेश की सरकार है कि नॉन कांग्रेस सरकार वहाँ पर थी। और उसी से मुझे लगता है कि दलितों में एक चेतना जागृत हुई कि हम भी सत्ता के अगल बगल में रह सकते हैं। और उसी चीज़ को जो है वो कांशीराम ने बीएसपी के माध्यम से डेवलप किया और उसको रिफाइन भी किया। और उसके बाद में वो मुलायम सिंह के साथ में बैठते हुए सत्ता में आए। तो डिफरेंस ये देखना चाहिए कि दूसरा एक डिफरेंस जो सबसे बड़ा है कि ये जो सदन है, विंध्या की नीचे का जो इलाका है, ये सोशली अवेकन काफ़ी बड़ा है। इसलिए आप ये कहेंगे कि सवर्णों के खिलाफ का जो गुस्सा है वो उतना नहीं है कि जितना नॉर्दर्न स्टेट्स में है। क्योंकि नॉर्दर्न स्टेट्स में जो है वो कबीर के बाद यहाँ कोई सोशल मूवमेंट ही दिखाई नहीं देती है
रविदास की एक मूवमेंट को छोड़ते हुए। तो इसलिए यहाँ जो इंटरैक्शन सोशली होना चाहिए वो नॉर्थ इंडिया के ऊपर जो है वो बहुत कम है, और इसलिए शार्पनेस ऑफ डिवीजन जो है नॉर्दर्न स्टेट में बिटवीन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ये आपको अधिक दिखाई देता है, जो आपको सदर्न स्टेट्स में नहीं दिखाई देता। ये तो पुरानी बात हो गई सर। मायावती 10% से नीचे वोट पे खड़ी हुई है और उनके हिस्से का दलित वोट, ज्यादा हिस्सा उसका बीजेपी को मिला हुआ है। आंकड़े ये बताते हैं। सवाल ऐसा है कि मैं सत्ता के आने के बाद जी की बात कर रहे हो आप, मैं सत्ता के आने के पहले की बात कर रहा हूँ। जी। चिंगारी जो मैंने कहा कि बीपी मौर्य ने लगाई थी एसवीडी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने के बाद, या अकाली आरपीआई की सत्ता पंजाब में बनने के बाद, ये दोनों जो एक चिंगारी लगा चुके थे उसको डेवलप कांशीराम जी ने किया। कांशीराम जी ने करने के बाद जो है मायावती मुख्यमंत्री बन गई। ऐसा है कि लोग सत्ता में आना चाहते, ये बात है ही, लेकिन सत्ता में आने के बाद डेवलपमेंट भी चाहते हैं। उनके हिसाब से उत्तर प्रदेश के दलित समाज के हिसाब से मायावती उनके अपेक्षा जो थी कि डेवलपमेंट की जो है वो खरी उतर नहीं पाई, और इसलिए आज जो है उनका वोटिंग परसेंटेज नीचे गया हुआ है। और वोटर जो है उसको ऑप्शन ना होने की वजह से, क्योंकि दलित वोटर ये मुलायम सिंह के साथ या उनके पार्टी के साथ जाने में थोड़ा सा कतराता है, इसलिए जो ऑप्शन उनको मिला बीजेपी, वो बीजेपी के साथ में चली गए। महाराष्ट्र में आपके राजनीतिक विरोधी भी आपके ऊपर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाते हैं। देखिए, वो एक ऐसा है कि आज उसी की वजह जो है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आने के बाद भी जी सभी विरोधी दलों को कह रहा हूँ, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, सभी आज इससे बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं मानूंगा नहीं, मानता हूँ कि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आगे आएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन ये फ़ायदा नहीं ले सकते, और फ़ायदा इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि जो जिनको मैं कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी दबा नहीं सकते राजनीति में, वो तीन ही व्यक्ति है, जिसमें से एक हम हैं, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। बाकी दो और बाकी दो, एक स्टालिन है, दूसरी ममता बनर्जी है, कि जिनको मोदी दबा नहीं सकते, क्योंकि राजनीति में साफ सुथरा रहना ये एक कला भी है और ज़रूरत भी है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। बाकी जो है, बाकी के लोगों के पास मेरे ख्याल से एक ब्लैक हिस्ट्री है कि जिसको मोदी हमेशा पकड़ के रखते हैं। देखिए, नई जनरेशन को हमारी जानकारी बहुत कम है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। बोफोर्स का मामला जो है वो उत्तर प्रदेश से शुरुआत नहीं हुआ, हालांकि लीडरशिप जो है उसकी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने की जी। बोफोर्स की शुरुआत जो है वो महाराष्ट्र से शुरुआत हुई, सटाना डिस्ट्रिक्ट से, आदिवासी इलाके से। उसका जो पूरा ब्रेन चाइल्ड जो था वो दत्ता सामंत, शरद जोशी और हम तीनों मिलके उसको पूरा किए थे। और बीजेपी उस वक्त भी जनता पार्टी जो थी और उसके बाद में जनता दल जो बना उसके साथ भी थी, तो वो इस काबिलियत को जानती है। और इस काबिलियत को जानते हुए उन्होंने कहा कि भैया अगर कोई लड़ सकता, मैंने जैसे कहा कि आज के इसमें तुम मोदी को जो है एक ही कॉइन में पूरी तरह से नंगा कर सकते हो, आपको दूसरे को कॉइन की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसी एक परिस्थिति है। लेकिन उसको मैं कॉइन अभी नहीं कर रहा हूँ, अच्छा, दिमाग में है उसका। लेकिन अगर सभी इकट्ठा आते हैं तो शायद मेरे ख्याल से वो हो सकता है। नहीं तो बता दीजिए, कोई हिंट तो दीजिए। नहीं, मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा, ऐसा मैं मानता हूँ।
अभी के वक्त पे। आपने 3 नाम लिए अपना, ममता बनर्जी का, स्टालिन का, जो मैनेज नहीं हो सकते हैं। तो क्या राहुल गांधी मैनेज हो सकते हैं क्या? आप तो बहुत बस जगह पे राहुल गांधी की लाइन लेते हुए नज़र आते हैं। मैं उनकी लाइन नहीं लेता हूँ। हुँ, देखिए ऐसा है कि मैंने जैसे उन्होंने जो वोट चोरी की बात की, जी, बिल्कुल। मैंने उससे कहा कि भैया अगर इसको वोट चोरी का कुछ सिद्ध करना है, हुँ, तो आपको ये दिखाना होगा कि भैया इतने वोटर्स हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कि जिनको वोट करने का अधिकार था पिछले इलेक्शन में, इस इलेक्शन में नहीं है। हुँ, कई राज्यों में इलेक्शन हुए, लेकिन कहीं भी ये दिखाई नहीं हुआ कि भैया लिस्ट काटी गई है। चोरी हो रही है, ये बात सही है, लेकिन चोरी एक अलग सिस्टम की हो रही है। और वो सिस्टम ये है कि जो रिकॉर्ड पोलिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर ने रखना चाहिए, हुँ, जिससे उनकी चोरी पकड़ सकती है, वो रिकॉर्ड उन्होंने रखा ही नहीं है। क्योंकि हम लोग कोर्ट भी गए, कोर्ट जाने के पहले हम लोग ने जो है वो इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा था। मैं दर्शकों से इतना ही कहूँगा कि आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाइए, हुँ, वहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर के लिए एनेक्शन नंबर 54 है और पोलिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए एनेक्शन नंबर 44 है। उसके अंदर उस दिन का पूरा इतिहास है और वो लिखित उनको भेजना होता है। हुँ, जैसे कि महाराष्ट्र में 5 बजे के बाद, क्लोजर के बाद जी, 75 लाख वोट हुए। इसका जब हम लोग ने पूछा तो इलेक्शन कमीशन लिख के हमको देता है कि देयर इज नो रिकॉर्ड। दी रिटर्निंग ऑफिसर एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने ये फॉर्म हमको भेजा ही नहीं है। लिख के भेजता है, हम लोग कोर्ट चले जाते हैं। हुँ, कोर्ट एक रास्ता निकालता है पिटीशन डिसमिस करने के लिए, हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी, हुँ, कि वह एक व्यक्ति जो है इतना इलेक्शन कैसा चैलेंज कर सकता है। 1 पर्सन कैन नॉट चैलेंज द टोटल इलेक्शन, और इसलिए उसको डिसमिस करके दे देते हैं। लेकिन कोर्ट जो है ये पूछता नहीं है उनसे कि भाई इलेक्शन कमीशन ने जब लिख के दिया है कि ये जो एनेक्शंस नहीं है, कि जिस एनेक्शन के माध्यम से धांधली हुई या नहीं हुई हुँ, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन कमीशन डिसाइड कर सकता है, वही रिकॉर्ड आपके पास नहीं है तो उसको एग्जामिन करना चाहिए, तो उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करता ही नहीं है, नहीं मैं डिसमिस करता है वो। मैं इसको थोड़ा-सा मैं अंडरलाइन मैं कर रहा हूँ। हम तो जब सर्च करते हैं, कोई भी गूगल पे सर्च करता है, तो वहाँ से जो खबर आती है, वो ये आती है कि प्रकाश अंबेडकर की पेटिशन जो इलेक्शन को चैलेंज कर रही थी, वो खारिज हो गई। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसकी खारिज क्यों हुई, कि उन्होंने ये कहा कि भैया जो पिटिशनर है हुँ, वो पिटिशनर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का है और एक कॉन्स्टिट्यूंसी का होने की वजह से वो पूरे स्टेट के इलेक्शन को चैलेंज नहीं कर सकता है। हुँ, तो हमने यही कहा उनसे कि भैया जब हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे कि भैया तुम ये रिकॉर्ड है या नहीं है, इसका पहला जांच करवा लो। उनसे ये पूछो कि ये रिकॉर्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप डिसाइड कर लो कि भैया ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है क्या। ओके, आपका कहने का मोटे तौर पे मतलब ये है कि गलत ग्राउंड पे आपकी पेटिशन को खारिज किया गया है। कोर्ट ने खारिज कर दिया है, हुँ। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए एक सवाल और मेरा सर, बाकी फिर हमारे साथी सवाल लेंगे। यूजीसी का मुद्दा बड़ा गर्म है आजकल। यूजीसी एक शिक्षा संस्थानों में बराबरी के मकसद से कुछ नए नियम लेकर आई, बड़ा हल्ला मचा उनके ऊपर। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उन नए नियमों पर रोक लगा दी है। आपके हिसाब से वो नियम सोशल जस्टिस की दिशा में अच्छा कदम है, या आ, या कोई बरगलाने की साजिश थी, जैसा बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं? नहीं, मैं ये कहूँगा कि 2012 की ये गाइडलाइन थी, रूल्स एंड रेगुलेशंस था, वो टूथलेस था और इसलिए डॉक्टर पायल तड़वी। पायल तड़वी हम्म, और रोहित वेमुला। वेमुला, दोनों केस में अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
इसलिए आंदोलन चले। आंदोलन चलने के बाद एक कमेटी बैठी, उस कमेटी ने संशोधन किया और उस संशोधन में ये कहा कि तीन चीज़ें वो लिया है। एक तो मैनेजमेंट जो है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी। दूसरा जो है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जो है और ओबीसी जो है इनको उसमें इंक्लूड कर दिया। और तीसरा जो है वो इंस्टीट्यूशंस को फाइन लगा दिया है। अब इसमें जो है वो मेरे ख्याल से ये सभी चीज़ें नेसेसिटी थी और उसका मैं समर्थन करता हूँ। ईडब्ल्यूएस का भी क्योंकि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में किसी ठीक भी है। जाति का व्यक्ति आ सकता है। ठीक है सर। सवाल ये रहा कि भैया जो फॉरवर्ड कास्ट है, सवर्ण है, कि जिन्होंने इस पर एतराज़ किया कि वी विल बी विक्टिमाइज। अब ये विक्टिमाइजेशन का जो थियोरी है, उस थियोरी को जो अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से बुनियादी नहीं है। क्योंकि ट्राइबल परसेंटेज टीचिंग स्टाफ में, मैं नॉन टीचिंग स्टाफ की नहीं कह रहा, टीचिंग स्टाफ की इज ओनली 12.2। SCs it is 16.3 or something. OBC is less than 9%. अब विक्टिमाइजेशन आप ये कहोगे कि भाई ये क्लास करेगा तो ही हैज नो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इन द टीचिंग सेक्टर। बाकी जो है वो सवर्ण है। तो ये जो विरोध कर रहे हैं वो इनका एलिगेशन ये है क्या कि भैया नहीं, सवर्ण होने के बाद भी, टीचर होने के बाद भी हमको विक्टिमाइज किया जाता है, तो ही शुड से दैट वे। उसका ये कहना है कि भैया ये ईडब्ल्यूएस है और ओबीसी, इनको लेने की वजह से हम पर अत्याचार होंगे या वी विल बी विक्टिमाइज। तो उसमें कोई तथ्य ऐसा मुझे नहीं लगता है। एक एंगल इसमें यह भी है कि आज की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो काफ़ी नाजुक है और उसको डाइवर्ट करने के लिए इन विद्यार्थियों को खड़ा किया, ऐसी एक परिस्थिति है। नहीं, जैसे मंडल कमीशन के वक्त जिसको जला दिया, उसकी अब रिपोर्ट आ गई है कि जो आंदोलन करता थे उन्होंने उसको जला दिया है, उसने अपने आप को जलाया नहीं है। तो उसी तरह मैं ये समझ रहा हूँ कि एक डाइवर्जन की वजह, डाइवर्जन करने के लिए किस चीज से डाइवर्जन कर रहे हैं सर? अभी देखिए स्टीम फाइल की डाइवर्जन है, एग्रीकल्चर में जो जिस तरह से ब्लैकमेलिंग की राजनीति इंडियन पॉलिटिक्स में चल रही थी, अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आ चुकी है। अमेरिका वाली, इंडिया वर्सेस अमेरिका वाली। ओके। तो आप कह रहे हैं कि and we are paying the heavy price for it। तो इन इशू को लेके लोगों के अंदर बवाल ना हो, इसलिए एक डाइवर्शन दे दिया, ऐसा मैं मानता हूँ। सर नमस्कार, मैं यूजीसी वाले विवाद पर एक सवाल लूँगा, उसके बाद फिर दूसरा सवाल लूँगा। आपका प्रिंसिपल तर्क ये जो मैंने सुना कि आप ये कह रहे हैं कि जिनकी संख्या ज़्यादा है वो विक्टिमाइज नहीं हो सकते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जनरल कास्ट और सवर्ण अगर ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ झूठे केस हो सकते हैं और उनको कोई रेमेडीज नहीं मिलेगी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी संख्या ज़्यादा है तो ऐसा नहीं होगा? मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ उसके कि सोशल रियलिटीज़ हम लोग को देखनी चाहिए। जी, सोशल रियलिटीज़ ये है कि देयर आर सिम्बॉल्स एंड साइंस कि जिसके माध्यम से आपको कुछ अधिकार मिलते हैं और कुछ अधिकार नहीं मिलते हैं। ये सिम्बॉल्स और साइंस की जो पावर है उसमें ना बैकवर्ड आता है, ना शेड्यूल कास्ट आता है, ना ट्राइबल आता है। एंड ये सिम्बॉल्स की वजह से ही ये विक्टिमाइजेशन है। अब अगर दूसरे तरीके का विक्टिमाइजेशन अगर हो रहा है तो मैंने आंकड़ों से आपको बता दिया है कि ट्राइबल की कितनी शिक्षा में प्रतिनिधि है, एससी के कितने ओबीसी में है। अगर सवर्ण ये कह रहा है, जनरल क्लास ये कह रहा है कि आई एम ऑल्सो बीन विक्टिमाइज, देन ही शुड कोडिफाई एज टू हुज विक्टिमाइज, उसको कौन विक्टिमाइज कर रहा है। जनरल क्लास अगर उसको विक्टिमाइज कर रहा है
तो उसने बाहर आके कहना चाहिए कि भाई मुझे भी विक्टिमाइजेशन होता है, एंड दैट इज फ्रॉम माय सेम ओन क्लास ऑफ पीपल। वो ये क्यों नहीं कह रहा है? नहीं सर, जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो मैंने ऐसे भी इंस्टांस देखे हैं कि ब्राह्मण प्रोफेसर जो है वो पिछड़े और दलित बच्चों को विक्टिमाइज कर रहा है, और मैंने ऐसे भी इंस्टांस देखे हैं कि पिछड़े और दलित प्रोफेसर जो हैं वो सामान्य वर्ग के बच्चों को परेशान कर रहे हैं। मतलब बड़ी संख्या में नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसे हैं। तो न्याय का सिद्धांत क्या ये नहीं कहता है कि एक भी निर्दोष को सजा न हो जाए? देखिए, न्याय की बात आप कह रहे हो कि किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एक बात है, लेकिन हिस्टोरिकली रिकॉर्ड जो है वो यही बता रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन जो हुआ है वो एससी के साथ हुआ है, ट्राइबल के साथ हुआ है और ओबीसी के साथ में हुआ है। अभी तक रिकॉर्ड पे ये नहीं आया है कि सवर्णों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। और मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि वो जब तक इसको रिकॉर्ड नहीं बनाएंगे तब तक ये कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि सवर्ण समाज से ही डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। चलिए इस बात को आगे बढ़ाते हैं। हालांकि कैंपस में तो हर एक बच्चा आज सांस्थानिक हिंसा का शिकार है, चाहे आईआईटी में हो रहे सुसाइड देख लीजिए, चाहे दूसरी जगहों पर नहीं मिलने वाले रोजगार, पढ़ाई के बाद भी ये भी एक प्रकार की राज्य की हिंसा ही है कि लोग पढ़ रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये डिबेट हालांकि दूसरी दिशा में चली जाएगी। मैं अपने सवाल देखिए, ऐसा है कि आप जो कह रहे हैं कि पढ़ने के बाद मुझे नौकरी मिलनी चाहिए, हाँ, सरकार कोई हामी नहीं है कि आपको नौकरी देना ज़रूरी है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आपको शिक्षा दे। शिक्षा देने के बाद लेने के बाद आप में इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि आप अपना रोजगार ढूंढना चाहिए। मौके ही नहीं तो रहेंगे आप तो काबिलियत मौके क्या? की बात है, आपको मौका निर्माण करना होगा, और मौका नहीं मिलता है तो आप किसी के ऊपर भी ब्लेम करते हो। तो इसका मतलब मैं यही निकालता हूँ, यही तर्क सामान्य वर्ग के बच्चे दे देते हैं। कहता हूँ कि आपके पास दिमाग नहीं है। यही तर्क सामान्य वर्ग के बच्चे पिछड़े और दलित बच्चों पर दे देते हैं। वही है। तो क्या ये तर्क ये जस्टिफाई ऊपर हो वाला जाता है? नीचे को देता है, नीचे वाला उससे नीचे को देता है, उससे नीचे वाला उससे नीचे को दे देता है। सो दैट इज द हायरार्की। आप इस हायरार्की को इक्वलाइज करने की कोशिश कई लोग कर रहे हैं, लेकिन वो हायरार्की इक्वलाइज नहीं हो रही है। लंबी लड़ाई है। लंबी तो खैर लड़ाई है। सर, आरएसएस का भी जिक्र आया आपकी बातचीत में, अंबेडकर वर्सेस आरएसएस या अंबेडकर और आरएसएस में क्या साम्य। मोहन भागवत दशहरा की जो फेमस स्पीच देते हैं उसमें अंबेडकर जी की स्पीच को पढ़ने की राय देते हैं। आरएसएस जब मुंबई में कार्यक्रम कराता है तो एक क्रॉस समाज से लोग जा रहे हैं, इवन सलमान खान भी जा रहे हैं। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आरएसएस की विचारधारा आप लोग के तमाम संघर्ष, प्रतिरोध और सच्चाई बताने की कवायद के बावजूद देश में बहुत तेजी से मजबूत हो रही है। ये इस बात को क्यों ना इसका ये भी अर्थ लगाया जाए कि आप लोग जो समझाना चाह रहे हैं उसी में कुछ गलत है, आरएसएस जो समझाना चाह रही है उसमें सही है, इसलिए लोग उसको मान रहे हैं। रेजिम चेंज होने के बाद, मतलब कांग्रेस का एक रेजिम था, अब बीजेपी का रेजिम आया है। अभी के रेजिम में जो है उसमें पुरानी व्यवस्था को उजागर करने की बात आ रही है, और सत्ता जो है, चाहे वो सोशल पावर हो, इकोनॉमिक पावर हो, चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो, ये वापस दोबारा पुरानी व्यवस्था की ओर चली जा रही है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आ गया। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में इफेक्ट किसको हो गया? ट्राइबल्स को हो गया, एसीज को हो गया, और अभी जो है फिलहाल ओबीसी को हो गया। क्योंकि क्लास 4 एम्प्लॉय के अलावा इनको कोई लेता ही नहीं है। पहला ये था कि पब्लिक सेक्टर था, पब्लिक सेक्टर में रिजर्वेशन होने की वजह से जो डिजर्विंग था वो चले जाता था। आप पब्लिक सेक्टर ही ख़त्म करते जा रहे हैं, आप प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जा रहे हो। तो एक तरीके से डिप्राइवेशन आप जो बढ़ा रहे हो, उस डिप्राइवेशन में से जो पहले बंटवारा होता था उस बंटवारे को रोक दिया है। अभी जो है वो फिलहाल एक ही तरफ की बढ़ोतरी हो रही है, और इसलिए मैं ये कहूँगा कि सवर्ण समाज अगर बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है तो वो दिल से भी कर रहा है,
और फाइनेंशियल भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इकोनॉमिकली हर कोई अपने आप को स्टेबल करना चाह रहा है, और इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी जो है ये बीजेपी के कार्यक्रम से हो रहा है, इसलिए वो कर रहा है। और दूसरे जो है उनके पास ना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, ना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए वो जो है वो अपने आप में ही लड़ते रहते या सरकार के खिलाफ लड़ते रहते। अच्छा, आपने मायावती और मुलायम सिंह यादव का जिक्र किया उत्तर प्रदेश में। आपने कहा कि दलित यादव के साथ सामान्यतया जाना नहीं चाहता है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने जब पीडीए का नारा दिया, उसके बाद से काफ़ी उनको जीत मिली, सांसद उनके ज़्यादा जीते, और 2027 में भी वो इसी नारे पर हैं। क्या आपको लगता है कि ये अखिलेश यादव वाला जो यादव है, इसके साथ दलित जा सकता है उत्तर प्रदेश में? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक दलित समाज जो है और दूसरा जो है अति पिछड़ा है। ये दोनों समाज जो है, वोटर जो है, ये समाजवादी पार्टी से कभी जाता है कभी नहीं जाता है। ज़्यादा तौर से वो जाना नहीं चाहता है, इसलिए उसका अभी जो चॉइस है वो बीजेपी है, ऐसा दिखा भी है। इस तस्वीर में कोई बदलाव होते हुए आप अखिलेश यादव के रिजीम में नहीं देख पा रहे हैं? ट्रायंगुलर अगर लड़त होती है यूपी में, अखिलेश अलग लड़ते हैं और कांग्रेस अलग लड़ती है, बीजेपी अगर अलग लड़ती है, तो मेरे ख्याल से बदलाव दिखाई देगा। मैं आपको सुन रहा था लंबे समय से। मेरा सवाल ये है आपसे, क्योंकि पूछा गया आपके परिवार के बारे में, आपको कैसा फील होता है जब, या आपने बचपन से कैसा फील किया जब आपको पता चला कि आप भीमराव अंबेडकर के घर पैदा हुए? देखिए, एक ऐसा है कि बाबा साहब के बाद में उनके बेटे जो यशवंत थे, वो भी सोशल लाइफ पे थे। हालांकि वो सपोर्टिंग रोल ज़्यादा प्ले करते थे, फ्रंट लाइन पे नहीं खेलते थे, लेकिन लोगों की आना जाना और लोगों की चाहत वही है जो मैं आज भी देख रहा हूँ। तो एक मान लीजिए कि एक विरासत है जो मैं मानता हूँ कि जिसको मुझे लगता है कि दाग नहीं लगना चाहिए, और बिना दाग लेके अगर मैं चलूँगा तो शायद ये विरासत नेक्स्ट जनरेशन को भी पास होगी। सो मेरी राजनीति हमेशा यही होती है कि हम दागी ना बने। जब आप बाबा साहब को पढ़ते हैं, मतलब किताबों में, तो बहुत सारी बहुत घटनाओं का जिक्र आता है कि किस तरीके से जातिगत भेदभाव हुआ और किस तरीके से वो जातिगत भेदभाव को लेकर जागरूक हुए। क्या आप, चूंकि तीसरी पीढ़ी में, क्या आपने कभी कोई ऐसा भेदभाव देखा अपने जीवन में या महसूस किया? देखिए, एक तो पोता होने की वजह से, ग्रैंडसन होने की वजह से एक एफिनिटी है, तो वो आप कहेंगे अगर मेरे हिस्से में आई होगी, तो मैंने कहा प्यार के अलावा कोई ऐसी कोई घटनाएं नहीं है। ये मेरे ख्याल से आम जनता जो बाबा साहब को मानती है, और ये अब मानने लगी है कि भैया बेसिक देश की जो निर्माण करने की जो ज़रूरत थी, वो ज़रूरत बाबा साहब ने पूरी कर दी है, तो वो उसका एक हिस्सा ऐसा मैं मान के चलता हूँ। लेकिन आम जनता की अगर बात कहोगे तो मैं कई उदाहरण के साथ में कह सकता हूँ कि भैया भेदभाव होते रहता है। आम जनता पर्सनली जी, अगर मेरे साथ में नहीं है, मैंने जैसे कहा कि अभी की जनता जो सिटीज़न जो है वो बाबा साहब के वक्त के नहीं है, तो उनका वो जो लगन है उनके साथ में, दे शेयर विथ मी, तो उससे कोई ये नहीं है उसमें। जब आप कह रहे हैं कि आपको नहीं महसूस हुआ, लेकिन अभी जब आप देखिए एक बड़ी बहस चल रही है, ऐसा लगता है कि कुछ लोग डिमीन करना चाह रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि जो सबसे, जिसको लेकर एक समाज बहुत गर्वान्वित महसूस करता है कि इस देश का संविधान जो है वो बाबा साहब ने लिखा, जो हमारे समुदाय से आते थे, जिन्होंने हमें सबसे बड़ी बात यही होता है कि जिन्होंने हमें जीने का अधिकार दिया। लेकिन अब
सीधे-सीधे डिमीन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये उन्होंने नहीं लिखा, ये बी.एन. राव ने लिखा। देखिए इसमें नेहरू जी ने जो इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, 5 जन जो थे, उन्होंने नेहरू जी ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि भैया कैन यू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, एंड एवरीबडी सेड नो। जब नेहरू जी ने एक से पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा यू हैव द ग्रेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट इन योर ओन कंट्री। तो उन्होंने पूछा कौन, तो बोले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। तो नेहरू जी ने पूछा वाई। इसे द एक्ट ऑफ 1935 जो बना हुआ है, जिसमें 18 कमेटियाँ बनी थी, उस 18 कमेटियों में से 17 कमेटी ही वॉज अ मेंबर ऑफ इट, एंड द 18 कमेटी ही डिडंट जॉइन इट हिमसेल्फ। और उस 17 कमिटीज़ में जो वर्क उन्होंने करवा दिया है, बेसिक वर्क, that basic work is going to be the foundation of the Indian Constitution. So he is one of the best choice which you have it. तो ये जो बी.एन. राव का कंट्रीब्यूशन को लेके एक कंट्रोवर्सी खड़ा करना चाह रहे हैं, वो मैं कहूँगा कि उस पर बुनियाद नहीं है, क्योंकि आपको अगर वाई ही वॉज अपॉइंटेड एंड वाई अदर्स पीपल, दूसरे लोगों ने उनका नाम सजेस्ट किया, उसका यही है कि जो 30 एंड 32 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की वहाँ पे जो निर्णय हुआ, उस निर्णय के अंदर 17 समितियाँ थी, जिस 17 कमिटीज़ में ही वॉज द मेंबर ऑफ ऑल दोज कमिटीज़, और उनका जो वो कंट्रीब्यूशन वहाँ पर है उनमें, दैट वाज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। और वहीं से ये आया कि भैया यूपी कि आपके पास आदमी होने के बाद वाई आर यू लुकिंग इंटरनेशनली समबडी टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक कंट्रोवर्सी की बात है जो अभी चल रही है, लेकिन एक और कंट्रोवर्सी है जिसको लेके लगातार सवाल उठाया जाता है कि वो दलितों के लिए एक अलग देश चाहते थे। मेरे हिसाब से आई थिंक सो क्या नाम है उनका, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड की एक किताब आई थी, अरुण शौरी की जो किताब है, उसको एक किसी ने जवाब दे दिया है। देयर वाज अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम माय साइड आल्सो। ब्रिटिशर्स वर अवेयर ऑफ द फैक्ट, मतलब ब्रिटिश इस बात की जानकारी थी कि उनको 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद या 50 साल के बाद उनको एक सिचुएशन फेस करनी होगी कि यू आर दी एक्सप्लॉयटर्स, तुम एक्सप्लॉयट करने वाले लोग हो, और इसलिए उनको बचाने के लिए कोई ना कोई तो भी होना चाहिए। इसलिए उनका स्टैंड अगर देखोगे कि कलकत्ता से राजधानी दिल्ली लेने तक उन्होंने अपना रवैया जो है पूरा बदल दिया है। दिल्ली पहुंचने के बाद जो है उनका ये था कि भैया यू कम एंड रूल द कंट्री, आप आइए और अपने देश को चलाइए। अब ये जो बातें हैं जिस पर ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू से अक्रॉस, डॉक्टर अम्बेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन टू से कि भाई ब्रिटिश जाना चाह रहे, वो छोड़ना चाह रहे, आज़ादी देना चाह रहे, हम लोग बैठ के इसको क्यों ना डिसाइड कर ले कि कैसा करना है। तो ये जो मैं समझता हूँ कि आधी बातें उनकी बाहर आई है, आधी बातें और आएगी, और जैसे जैसे उनका रोल जो है वो क्लैरिफाई होती जाएगा, वैसे मेरे ख्याल से ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, और इस कंट्रोवर्सी में एक एंगल भी है जिसको मैं कहूँगा कि आई डिवाइड ब्राह्मण्स इनटू 5 पार्ट्स। वन इज सोशलिस्ट, वन इज मार्क्सिस्ट, वन इज ह्यूमनिस्ट, वन इज आरएसएस, एंड वन इज यू कैन से आइडियल मैन। तो इनमें से जो आरएसएस के ब्राह्मण जो है उनको दिक्कत है उनकी इमेज से, बाकी सब उनको सपोर्ट करते हैं, तो वी डोंट कंसिडर इट एज अ बिग इशू।
एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, चूंकि राहुल गांधी को लेके बहुत बात हो रही है इस वक्त, जब हम दलित पॉलिटिक्स की बात करते हैं और जब हम अंबेडकर की बात करते हैं, क्योंकि वो उसे बहुत ओन कर रहे हैं, चाहे वो चमार स्टूडियो के व्यक्ति से जाके मिलना हो, चाहे वो दलित खाने की बात करना, मतलब कुल मिला के अब उसे आप पॉलिटिक्स कह लीजिए या राहुल गांधी के लिए बदलाव कह लीजिए, वो एक नए किस्म से राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस पूरे जो राजनीति है, जो पूरा बदलाव है, उसे देखते हुए आपको लगता है कि राहुल गांधी दलित हितैषी हैं? देखिए, मैं सिंबॉलिज्म, दलित मूवमेंट जो है, ये आदिवासी मूवमेंट जो है, ये सिंबॉलिज्म से बाहर आ चुकी है। और जितना आप सिंबॉलिज्म दिखाने की कोशिश करोगे, उतना मैं समझता हूँ कि लोग उसको मान्यता नहीं देंगे। हार्डकोर इशू पर आके अगर बात होगी, जैसे कि अभी ये बिल की बात आई, यूजीसी। यूजीसी की, इस पे अभी तक राहुल गांधी ने अपना स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो लोग यही पूछ रहे कि ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जो है और ओबीसी जो है, इनके बारे में इनकी राय है या नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये हफ्ते भर में उनका अगर स्टेटमेंट आता है तो पोजीशन क्लैरिफाई हो जाती है कि उनकी पार्टी की क्या स्टैंड है। सर, कांग्रेस पार्टी के साथ आपका बीएमसी के चुनाव में गठबंधन हुआ था, मिलकर लड़े थे आप, कोई असर नहीं दिखाया, फ्लॉप ही हो गया, क्या वजह रही? देखिए, ये समझौता मैं अगर कहूँ तो कांग्रेस पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप ने लीड लेके बनाया था, ऐसा मैं मानता हूँ। बम्बई की उनकी एक अलग से कमेटी है जो महाराष्ट्र स्टेट कमेटी के कंट्रोल में नहीं है। वो नहीं चाहती थी कि ये समझौता हो, और इसलिए कई बार हम लोग ने कोशिश की कांग्रेस को बता दी कि भैया आपका जो मुस्लिम वोटर है वो शिफ्ट होते जा रहा है, और इससे ना आपको फ़ायदा हो रहा है ना हमको फ़ायदा हो रहा है। लेकिन जिस तरह से उत्साह मैं कहूँगा सेंट्रल लीडरशिप ने बताया समझौते के लिए, उसको निभाने के लिए जो ऊपर से कोई सिस्टम होनी चाहिए थी, वो सिस्टम नहीं थी, और इसलिए दोनों को नुकसान हुआ। ऐसी एक परिस्थिति है। सर, एक सवाल और है, क्या आपको कभी लगता है, आपने चूंकि अपने आप को राजनीतिक नजरिए से, चुनावी नजरिए से महाराष्ट्र तक महदूद किया हुआ है, कभी आपको लगता है कि दूसरे राज्यों में जो दलित पॉलिटिक्स या अंबेडकरवादी पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां हैं, आप उनकी मदद के लिए जाएं, चुनावी मदद के लिए जाएं? मसलन उत्तर प्रदेश में अगर आज बीएसपी बहुत हाशिए पर है और प्रकाश अंबेडकर उनके साथ जाकर खड़े होते हैं चुनाव में, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना। ये किया था, कहिए कि हम लोग जब अब तो मैं 70s क्रॉस कर चुका हूँ जी। लेकिन प्राइम में हम लोग जब थे 90s इंटू 2000 के आसपास, तो आप कहिए कि हम लोग 3 जन थे, माई सेल्फ, रामविलास पासवान एंड कांशीराम। जी। एक अंडरस्टैंडिंग हम लोग ने कर ली थी कि वी विल नॉट इंटरफियर। ओके। और इसलिए मैं कहूँगा कि बिहार में रामविलास पनप सके, उत्तर प्रदेश में कांशीराम जो है, सदर्न स्टेट्स में जो है महाराष्ट्र और आंध्र और तमिलनाडु में जो है, वो हम लोग वहाँ पर एक अपनी छवि बना सके। तो एक अंडरस्टैंडिंग थी ऐसा मैं मान के चलता हूँ। अभी जो है वो इन स्टेटों के अंदर जो इंडिपेंडेंट लीडरशिप चाहिए थी, वो इंडिपेंडेंट लीडरशिप है ही नहीं, और इंडिपेंडेंट लीडरशिप ना होने की वजह से वो अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे। मतलब मैं तो मदद करने के लिए तैयार हूँ, अगर मायावती कह रही है कि हमारे बगल में आके खड़े हो जाओ तो आई एम रेडी। अगर रामविलास के बेटे हैं चिराग जो है, वो अपनी इंडिपेंडेंट राजनीति करना चाहेंगे तो यस। अब जैसे है कि राजस्थान में
भिल समाज की जो पार्टी है हम्म, उभर रही है, अब उसको हम लोग मदद तो कर रही है पूरे। जी, ये तो काफ़ी आपने एक बड़ी और महत्वपूर्ण बात कही कि अगर वो लोग चाहेंगे तो आप उनकी मदद के लिए जाने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, आज जब देश में चुनाव भी और चुनाव के अलावा भी हम संविधान में बदलाव बनाम संविधान की रक्षा, आरक्षण आरक्षण के ऊपर खतरा, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ये सब राजनीतिक माहौल में घुली हुई आवाजें देखते हैं, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बार बार याद आते हैं, ज्यादा याद आते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इतने इम्पोर्टेंट और इतने अहम हैं कि दक्षिण पंथ से लेकर वाम पंथ तक हर विचारधारा उनके साथ दिखना चाहती है, उन्हें अपना बनाना चाहती है। लेकिन मौजूदा राजनीति पर और भीमराव अंबेडकर से जुड़े मुद्दों पर हमने उनके पोते वंचित बहुजन अघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर से बात की। प्रकाश जी, आप बहुत सारे मंचों पर जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग मंच है। बाकी मंचों पर आप जाकर बोलते हैं, यहाँ हम ज्यादा बोले, आपने जवाब दिए। कैसा तजुर्बा रहा आपका? नहीं देखिए, अभी 45 साल राजनीति में रहने के बाद हम्म, सवाल जवाब जो चलते रहते हैं, कहीं तीखे चलते हैं, कहीं मीठे चलते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि लोगों को उजागर करने के लिए हम्म, आप लोग इससे और थोड़ा सा कैनवस बढ़ाना चाहिए, जी, क्योंकि मैं देश भर की राजनीति देखता हूँ। हम्म, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ महाराष्ट्र में ही बैठा हूँ, ऐसा नहीं है। देश भर की पूरी राजनीति को मैं देखता हूँ और उसको फॉलो भी करता हूँ। हमारे यहाँ जो है वो इशू बेस्ड राजनीति नहीं है, और हम लोगों को जब तक इशू बेस्ड राजनीति पे नहीं ले आएंगे तो हो सकता है कि हम लोग मिस कर पाएंगे। और भारत जो है ये दुनिया के लिए सबसे बड़ा इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, क्योंकि इसकी मार्केट जो है, मनमोहन सिंह ने एक दफ़े कही थी कि 22 करोड़ की हमारी मार्केट है। अब मैं मानता हूँ कि ये 35 to 40 करोड़ तक पहुँच गई है। डेमोग्राफिक चेंजेस हम लोग देखें, इंक्लूडिंग चाइना, तो उनकी पॉपुलेशन घटती जा रही है और हमारी पॉपुलेशन जो है बढ़ती जा रही है। तो इसलिए भारत में बायर क्लास काफ़ी बड़ी संख्या में है और दुनिया में बायर क्लास कम होते जा रहा है, इसलिए वो मार्केट ढूंढ रहे हैं। हम लोग ऐसा है कंजप्शन वाली मार्केट हम लोग कंजम्पशन वाली मार्केट है। जी, अगर इस कंजम्पशन वाली मार्केट को हम लोग ने सही ढंग से ओपनिंग नहीं किया जी, तो मैं मान के चलता हूं कि इस देश की आज़ादी खतरे में है, क्योंकि हर देश अपने लोगों को सरवाइव करने के लिए, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहने के लिए, वो मार्केट आपने खुली कर दी तो ही विल वेलकम यू। अगर नहीं की तो वो पाकिस्तान को आर्म्स एंड एम्यूनिशन देगा और आपको पूरी तरह से कमज़ोर कर देगा। तो इन बातों पे हम लोग जब तक लोगों को उजागर नहीं करते, और मेरा ये रहता है कि भैया रिजर्वेशन है, हम लोग रिजर्वेशन देखते हैं, लेकिन मैं जिस एरर में स्कूल और कॉलेज में था तो रिजर्वेशन वाज नेवर एन इशू। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त के जो राजनीतिक नेता थे, पढ़े लिखे शायद नहीं होंगे, लेकिन हर साल वो एसेस कर रहे थे कि कितने विद्यार्थी आएंगे मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, और उतने सीटें जो है वो निर्माण करते थे, मतलब उतनी कॉलेजेस हो, उतना ही हो। सो देयर इज़ नो कंपटीशन एंड हार्ड बर्निंग। अभी के इसमें जो है, मेरे ख्याल से जो हम लोग ने लोगों को समझाना चाहिए, और आपका भी एक इशू होना चाहिए, कि इस देश से कितने विद्यार्थी मेडिकल, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के सब्जेक्ट सीखने के लिए देश के बाहर जाते हैं, और उसी माध्यम से कितनी लागत जो है वो बाहर जाती है। अगर आपको एक आंकड़ा दूं,
ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, उनका जो बजट है, उस बजट में 12% उनकी जो इनकम है वो साउथ ईस्ट एशिया के स्टूडेंट्स है। अब 12% इनकम ऑफ द budget ब्रिटिश of- बजट कितनी बड़ी रकम है। और हम लोग जो है वो यहाँ चिल्ला रहे हैं कि भैया मुझे परसेंटेज मिला, मुझे ये नहीं मिला, लेकिन यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, तो आप क्या करोगे। सो नेसेसिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी भी एक चर्चा होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। नहीं, बिल्कुल प्रकाश जी, ज़रूर बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर व्यापक चर्चा की ज़रूरत है। आप हमारे साथ आए, आप यहाँ मंच पर आए और आपने हमारे साथ ये वक्त गुजारा, तमाम सवालों के जवाब दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो विषय हमें सुझाए हैं, हम आगे उन पर चर्चा भी ज़रूर करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। अगले हफ्ते हम फिर किसी शख्सियत के साथ आपके साथ मंच पर हाजिर होंगे। नमस्कार। नमस्कार।